नमस्कार प्यारे साथियों, निमी टेक्निकल परिवार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपीपीसीएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं और ये पेपर है आपका 24 जनवरी 2019 शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। और दोस्तों, हम पेपर का इस क्वेश्चन का आंसर केवल टिक नहीं लगवाने वाले हैं, हम दोस्तों उसका पोस्टमार्टम भी करने वाले हैं। तो शिद्दत से पूरे इस सेशन को देखिएगा, ये सेशन आपको बहुत कुछ देना चाहता है। तो चलिए अपने सेशन को प्रारंभ करते हैं। हर बात सुनो मेरी योद्धाओं, रण में नाम डुबोना मत, प्राण जाए तो चले जाए, सम्मान कभी तुम खोना मत। दोस्तों, जो आपने सपना देख रखा है ना, उस सपनों के प्रति दोस्तों आपको झुकना पड़ जाए तो झुक जाना, लेकिन हार कभी मत मानना। देखना, पहला क्वेश्चन है कि एंड रिंग, पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि एंड रिंग द्वारा पता लगाया जा सकता है। एंड रिंग के माध्यम से आप किसका पता लगा सकते हैं दोस्तों? मैग्नेटिक पोल का पता लगाया जा सकता है। किसका? मैग्नेटिक पोल का पता लगाया जा सकता है। देखिए, मैग्नेट में टोटल कितने पोल होते हैं? तो इसमें दोस्तों दो पोल होते हैं, एक होता है एन का और एक होता है एस का। अब ये हमें दिखाई थोड़ी देते हैं कि एन वाला पोल कौन सा है और एस वाला पोल कौन सा है। दोस्तों, इसका पता लगाने के लिए हम एंड रिंग का प्रयोग करते हैं। अगर दोस्तों मैं कहूं इसके अलावा और कौन सा ऐसा नियम है जो हम चुंबकीय पोल का पता लगा सकते हैं, तो यह है दोस्तों आपका हेलिक्स का नियम। नोट कीजिएगा, जो हेलिक्स का नियम है इसके द्वारा भी हम पता लगा सकते हैं। तो हेलिक्स का नियम हो या फिर हो आपका एंड का नियम, इन दोनों के द्वारा चुंबकीय पोल का पता लगाया जा सकता है। चुंबक में टोटल दो पोल होते हैं। अगर दोस्तों पूछे कि चुंबकीय स्ट्रेंथ सबसे अधिक कहां पर होती है, वो दोस्तों होती है आपकी कहां पर होती है? सबसे वो होती है पोल पर, सबसे अधिक होती है पोल पर। और चुंबकीय अक्ष यानी कि चुंबकीय जो एक्सिस है इस पर दोस्तों क्या होता है? 0 वेबर का होता है। इस पर क्या? मैग्नेटिक गुण कितना होता है? 0 वेबर का मैग्नेटिक गुण होता है। और चुंबक का रंग कैसा होता है? तो ये ब्लैक कलर की चुंबक होती है। अगर दोस्तों मैं कहूं कि चुंबक का खोज किसने किया था, तो नोट कीजिएगा एक पॉइंट को, ये खोज है दोस्तों ओरस्टेड ने किया था। किसने किया था? ओरस्टेड ने। लेकिन इसके बारे में समझाया किसने? तो उन्होंने समझाया दोस्तों, किसने? फैराडे ने। फैराडे के जो नियम है दोस्तों वो किसके बारे में बताते हैं? वो चुंबक के बारे में ही बताते हैं। तो खोज किसने किया? खोज करता है ओरस्टेड, और समझाया किसने? ये फैराडे भाई साहब ने समझाया है। तो जो इसका आंसर है वो क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटरों का प्रयोग संभवतः किस क्षेत्र में किया जाता है? और दोस्तों पोल्ट्री फॉर्म में, किसमें? पोल्ट्री फॉर्म में किया जाता है। सुनना, जो पोल्ट्री फॉर्म है दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर जो है ना, ये एक प्रकार का उपकरण है। क्या है? इलेक्ट्रिक उपकरण है। और इसका दोस्तों इसको यूज करने का जो हमारा पर्पज है ना, वो क्या है कि तापमान को कंट्रोल करना। लिखना दोस्तों, ये क्या करता है? तापमान को दोस्तों कंट्रोल करता है। यानी कि कंट्रोल करने का मतलब दोस्तों समय के अनुसार तापमान को बढ़ा भी सकते हैं और समय के अनुसार घटा भी सकते हैं। यही होता है तापमान को कंट्रोल करना, है ना। दुग्ध फॉर्म में किसका यूज करते हैं? तो इसमें हम यूज करते हैं दोस्तों फोगर सिस्टम का। किसका? हम फोगर सिस्टम का यूज करते हैं। जिस प्रकार से हम पोल्ट्री फॉर्म में इलेक्ट्रिक इंक्यूबेटर होता है, उसी प्रकार से दुग्ध फॉर्म में फोगर सिस्टम होता है। ये अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। जो एग्रीकल्चर है ये दोस्तों खेती से संबंधित है। किससे? खेती से संबंधित है। और आपको पता है ना, जो खेती है आज के टाइम पे दोस्तों ये बहुत आगे जा चुकी है, बहुत आगे जा चुकी है ना। तो एग्रीकल्चर वही कहलाती है। दोस्तों, इस वीडियो को भी शेयर करना और वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आया है ना दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल में दोस्तों आपको जो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा इतना डिटेल में मिलने वाला है दोस्तों कि बिल्कुल आपका जो दिल है ना दोस्तों वो खुश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार किसी अधिष्ठापन में फुल भार की स्थिति में अधिकतम वोल्टेज गिरावट जो होती है वो कितना प्रतिशत होती है? ये दोस्तों होती है आपका 3%। कितना? 3%। अगर सिंगल फेज की बात करें 220 वोल्ट, तो इसका 3% कितना होगा दोस्तों? ये होगा लगभग 6.67 वोल्ट, 6.6 वोल्ट है, यानी कि लगभग 7 वोल्ट। कहने का मतलब है अगर दोस्तों आप इस 220 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 213 वोल्ट। ये 213 वोल्ट जो है ना, ये आपको आउटपुट में दोस्तों मिलना चाहिए। क्या दोस्तों? ये आउटपुट में आपको मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो BIS रूल के ये खिलाफ होगा। क्या होगा? ये खिलाफ होगा। सुनना, जो BIS है ना दोस्तों, ये BIS क्या है? ये ब्यूरो ऑफ
ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, दोस्तों इसको नोट कर लीजिएगा, ये ना एग्जाम में पूछा जाता है और ये कई बार पूछा भी जा चुका है, इसलिए ये आपके लिए दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इसका दोस्तों स्टेबलाइजेशन कब हुआ था, है ना, स्थापना कब हुआ था, नोट कीजिएगा। इसका दोस्तों 23 दिसंबर को, कब, 23 दिसंबर 1986 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। और इसका मोटो क्या है, इसका मोटो है दोस्तों, नोट कीजिएगा, जो इसका मोटो है वो दोस्तों मानक प्रदान करना, यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन प्रदान करना है, यही इसका उद्देश्य होता है। अगर कभी पूछे ना कि बताइए जो ये हमारा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है इसका मुख्यालय कहां पर है, तो लिखिए दोस्तों ओल्ड दिल्ली। कहां पर है दोस्तों, ये पुरानी दिल्ली में है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। पुरानी दिल्ली में क्या है, इसका मुख्यालय है। कौन से भवन में है दोस्तों, ये कौन से भवन में है, पुरानी दिल्ली में है, लेकिन दोस्तों लिखिएगा मानक भवन में। कहां पर दोस्तों, मानक भवन में है, ध्यान दीजिएगा, ये पुरानी दिल्ली में मानक भवन में इसका मुख्यालय है। तो देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि बर्फीले घरों में, सुनना, बर्फीले घरों में किस किस्म की वायरिंग को वरीयता दिया जाता है। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये आपके ना केवल एग्जाम के लिए नहीं, ये वहां भी काम आ सकता है जहां पर इंटरव्यू पूछे जाएंगे, है ना, तो इंटरव्यू के लिए भी ये बड़ा काम की चीज है। और आंसर इसका होने वाला है लेड आच्छादित वायरिंग। सुनना दोस्तों, जो लेड आच्छादित वायरिंग होता है ना, उसमें जो वायर प्रयोग किए जाते हैं ना, उस वायर, मान लीजिए ये एक वायर है, इस वायर के ऊपरी भाग में दोस्तों क्या लगा होगा, ऊपरी भाग में इस प्रकार से शीशा लगा होगा। क्या लगा होगा, शीशा। जो प्रकाश तो इसमें से पार हो जाएगा, लेकिन दोस्तों इसमें जो नमी है ना वो क्रॉस नहीं हो पाएगी। वो दोस्तों वो अलग ग्लास होती है जिसमें बियर होती है, जो फ्रिज के अंदर रखी जाती है, और फ्रिज का जो ठंडक होता है ना उस ग्लास को दोस्तों क्रॉस करके अंदर चली जाती है बियर तक, और उस बियर को ठंडी रखती है। वो अलग किस्म की ग्लास है, लेकिन ये ग्लास अलग किस्म की होती है ना। तो लेड आच्छादित वायरिंग अगर पूछे कि ये कितने वोल्टेज तक इसको हम यूज कर सकते हैं, तो लिखना 450 वोल्ट तक। कितना, 450 वोल्ट तक की वायरिंग के लिए हम लेड आच्छादित वायरिंग को यूज कर सकते हैं। और इसमें देखिए, इसमें जो वायर प्रयोग किया जाता है सबसे बेस्ट क्वालिटी की इसमें वायर होती है। जो वुडन वायरिंग होती है ये दोस्तों केवल, सुनना, ये केवल 250 वोल्ट के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। ये दोस्तों सिंगल फेज वायरिंग के लिए, इसको सिंगल फेज वायरिंग के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे दोस्तों ये दिखने में काफी सुंदर दिखता है क्योंकि लकड़ी के बने होते हैं, और लकड़ी में दोस्तों क्या होती है, सुंदरता होती है, तो दिखने में सुंदर होती है। और ये बड़ा आसान वायरिंग है, और इसकी यांत्रिक दोस्तों जो शक्ति होती है ना वो भी होती है। लेकिन इसमें दोस्तों ये नमी रोधी नहीं है ना, इसके अंदर से नमी पास हो जाती है। जैसा कि आपको पता है लकड़ी के अंदर से नमी चली जाती है, तो ये नमी रोधी होती है, यानी कि नमी मुक्त नहीं होती। और ये दोस्तों फायर से सुरक्षा नहीं है, आग से सुरक्षा नहीं है, क्योंकि लकड़ी खुद दोस्तों आग का ही एक फ्यूल है, यानी कि लकड़ी खुद क्या है, एक प्रकार का फ्यूल है, तो आग से सुरक्षित नहीं होती। दिखने में भी काफी अच्छी दिखती है, लेकिन वुडन वायरिंग को करने के लिए किसी विशेष वायरमैन की आवश्यकता नहीं होती है। यह भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट था। तो ये वुडन वायरिंग हो गया। और क्लीट वायरिंग जो है ना, ये भी दोस्तों लिखना, ये भी 250, यानी कि ज्यादातर दोस्तों सिंगल फेज पर काम करने वाले वायरिंग है ये, है ना। लेड आच्छादित वायरिंग जो है ये 3 फेज सप्लाई पर काम कर सकती है, लेकिन ये जो दोनों हैं ये सिंगल फेज सप्लाई पर काम कर सकते हैं, है ना। यही है दोस्तों इन सब की विशेषता। देखिए जब आप आगे चल के दोस्तों ये जो आप जो पढ़ रहे हैं ना, ये आपके घर के लिए भी काम आ सकता है, ठीक है ना। सुनना, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, किसी सिंगल इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी होगा कि -1.602 इंटू 10 की पावर -19 कूलम एक इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या होता है, इतना चार्ज होता है। सुनना, जो इलेक्ट्रॉन है ना दोस्तों, ये गति कैसे करते हैं, तो ये निगेटिव से लेकर के ये पॉजिटिव की ओर गति करते हैं। ये किसका गति है, ये इलेक्ट्रॉन का। और जो करंट है दोस्तों, ये पॉजिटिव से गति करती है और निगेटिव की ओर गति करती हुई जाती है। ये कौन है, ये करंट है। तो एक दूसरे के दोस्तों ये विपरीत होते हैं। देखिए ये इधर गति करेगी तो ये इधर गति करेगी, लेकिन ध्यान रखना जब तक इलेक्ट्रॉन नहीं है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन के बिना करंट का संभव नहीं है, करंट का कोई अस्तित्व नहीं है, है ना।
यही होता है करंट। और अगर मैं कहूँ दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन है, सुनना, जो इलेक्ट्रॉन है दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया था? वो जे थॉमसन ने। नोट कीजिएगा दोस्तों, जे थॉमसन, आपके लिए एक नया पॉइंट है। जे थॉमसन ने क्या किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज किया था। अगर मैं कहूँ इलेक्ट्रॉन दोस्तों गति कैसे करता है, तो इलेक्ट्रॉन गति करता है दोस्तों, ये कैसे करता है? ये सर्कुलर आकार में। कैसे दोस्तों? ये सर्कुलर आकार में, हिंदी में दोस्तों इसको वर्तुलाकार कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? इसको वर्तुलाकार कहते हैं। ये आप नोट कर लेना, वर्तुला आकार में ये क्या करता है? गति करता है ना। यानी कि इस क्रम में ये गति करते हैं। ये क्या है दोस्तों? एक सर्कल का आकार है। ये क्या है? ये एक सर्कल का आकार है। इलेक्ट्रॉन इसी गति में क्या करते हैं? वो गति करते हैं। और सुनना, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, सुनना दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इन इलेक्ट्रॉनों का साइज कितना होता है? ये साइज भी दोस्तों आपको नोट करना होगा। 0.1 mm से भी छोटी साइज होती। कितना? 0.1 mm से भी इसकी छोटी साइज होती है। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम के लिए ना बड़ा महत्वपूर्ण कंटेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, किसी एसी नेटवर्क में शुद्ध रेजिस्टेंस को और किस नाम से जाना जाता है? ये दोस्तों यूपीपीसीएल वालों ने ना आपके लिए दोस्तों एक नया क्वेश्चन दे दिया। क्या? आपके लिए एक नया क्वेश्चन दे दिया, लेकिन जो आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए बनेगा कि इंपीडेंस। इंपीडेंस किसको कहते हैं? देखिए, कोई एसी सर्किट है ना, उसमें इस प्रकार से प्रतिरोध भी लगी हुई है और इंडक्टर भी है और इस प्रकार से कैपेसिटर भी है। इस प्रकार से दोस्तों जो एक नेटवर्क तैयार होगा ना, एसी की नेटवर्क, वो दोस्तों इसमें देखिए, इसका भी कुछ ना कुछ आर होगा, इसका भी कुछ ना कुछ आर होगा और इसका, यानी कि तीनों का क्या होगा? कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अब जब तीनों प्रतिरोध को इकट्ठा कर देंगे, वही कहलाता है आपका इंपीडेंस। और दोस्तों इसको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। किससे? जेड से। और इंडक्टेंस है, इसको हम एल से प्रदर्शित करते हैं। और इंडक्टेंस देखिए किसको कहा जाता है? ये मान लीजिए एक कॉइल है। ये क्या है? कॉइल है। इसमें एसी सप्लाई अगर हम इसमें सप्लाई करते हैं, एसी सप्लाई अगर हम देते हैं इसमें, तो एसी सप्लाई क्या करता है? हर टाइम पे अपने मान को दोस्तों बदलता है। सुनना मेरी बात को, हर टाइम ये अपने मान में क्या करता है? परिवर्तन करता है। उसी परिवर्तन को दोस्तों ये क्या करता है? विरोध करता है। यानी कि कॉइल का गुण होता है इंडक्टेंस, एल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इलास्टेंस क्या होती है? ये दोस्तों कैपेसिटेंस का उल्टा होता है। ये क्या होता है? कैपेसिटेंस का उल्टा होता है इलास्टेंस। ये दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इसका इलास्टेंस का भी आप ध्यान रखिएगा कि कैपेसिटेंस का उल्टा क्या होता है? इलास्टेंस होता है ना। बढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहा जाता है? दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो गति है ना, उसको हम वर्तमान कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्तमान। अगर मैं कहूं दोस्तों ये कौन सी लैंग्वेज है वर्तमान, तो ये है दोस्तों आपका नीमी लैंग्वेज। ध्यान रखिएगा कौन सी है? ये नीमी लैंग्वेज है। हिंदी में इसको हम कहते हैं दोस्तों करंट। ध्यान रखिएगा, इसको हिंदी में क्या कहा जाता है? करंट इसको हिंदी में कहा जाता है। और एसी जो करंट है दोस्तों, एसी जो करंट है उसका खोज किसने किया था? ये बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। निकोला टेस्ला ने। किसने किया था? निकोला टेस्ला ने खोज किया था। किसका? एसी का। सुनना, एसी करंट का खोज निकोला टेस्ला और डीसी का वोल्टा ने किया था। ये दोस्तों आपका बेसिक है इलेक्ट्रिसिटी का। ये क्या है? बेसिक है। यहीं से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हुई थी, है ना। तो इलेक्ट्रॉन की गति को क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। विभव क्या होता है? विभव होता है दोस्तों V बराबर W बट्टा Q। इसकी जो यूनिट बनती है वो बनती है दोस्तों जूल प्रति कूलाम। ध्यान रखिएगा, जूल प्रति कूलाम। अगर विभव का यूनिट वोल्ट ना दिया हो, वोल्ट की जगह जूल प्रति कूलाम दिया हो, तो ये भी इसका सही आंसर होगा। आवृत्ति क्या करती है? जो करंट और वोल्टेज है ना, उन्हीं के बीच में दोस्तों इलेक्ट्रिकल रूप से कितना अंतर है उसके बारे में कौन बताती है? वो आवृत्ति बताती है। और ये केवल दोस्तों एक ऐसा कंपोनेंट है, ध्यान रखना, एक ऐसा कंपोनेंट है जो रिएक्टिव पावर को, ध्यान रखना दोस्तों, जो रिएक्टिव पावर को ये किस में कन्वर्ट कर दे? एक्टिव पावर में कन्वर्ट कर दे। वही कहलाता है दोस्तों आपका फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति, है ना।
जो एक्टिव पावर में क्या कर दे, कन्वर्ट कर दे। रिएक्टिव पावर को जो एक्टिव पावर में कन्वर्ट कर दे वही कहलाती है दोस्तों फ्रीक्वेंसी कहलाती है ना, वही कहलाती है आवृत्ति। तो ये होती है आवृत्ति और इसको हम एफ से लिखते हैं, किससे, एफ से। रेजिस्टेंस क्या होता है कि जो करंट फ्लो होती है ना, उस फ्लो होने में दोस्तों बाधा उत्पन्न करती है, यानी कि रुकावट डालती है, वही कहलाती है दोस्तों रेजिस्टेंस। यानी कि करंट का दुश्मन है, जानी दुश्मन है। कैसा है दोस्तों, करंट का ये जानी दुश्मन कहलाती है। किसी इंसुलेटर जैसे पदार्थ में, सुनना, किसी इंसुलेटर जैसे पदार्थ में किस प्रकार की क्वालिटी होनी चाहिए, वो दोस्तों होनी चाहिए आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि बाहरी ताकत उच्च होना चाहिए, परावैद्युतांक भी उच्च होनी चाहिए और ये कैसा होना चाहिए, कम खर्चीला होना चाहिए। देखिए बाहरी ताकत का मतलब क्या है दोस्तों, बाहरी ताकत का मतलब है कि यांत्रिक शक्ति उच्च होना चाहिए, है ना, और डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी उच्च होना चाहिए। अगर मैं दोस्तों आपसे कहूं कि बताइए मुझे आप, जो आपका शुद्ध पीवीसी होता है ना, ये शुद्ध पीवीसी का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो लिखना दोस्तों, एक पॉइंट आपके लिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट करिएगा। कितना होता है शुद्ध पीवीसी का, 57.54 मेगावोल्ट प्रति मीटर, ये क्या होता है दोस्तों, ये शुद्ध पीवीसी का डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। तो जितना अधिक होगा ना दोस्तों उतना ही बेटर आपका, उतना ही बेटर क्वालिटी वाली आपकी इंसुलेटर मानी जाएगी। कम खर्चीला जो है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये दोस्तों गलत चीज है। कम खर्चीला नहीं होता है, क्योंकि किसी भी कंडक्टर में अगर आप इंसुलेटर जैसी मटेरियल लगा देते हैं ना, तो उसको बड़ा एक्सपेंसिव बना देता है, बहुत महंगा बना देता है। इसलिए दोस्तों जो कंपेयर किया जाता है ना कि ओवरहेड की जो ट्रांसमिशन लाइन होती है अंडरग्राउंड की ट्रांसमिशन लाइन के साथ जब भी कंपेयर किया जाता है, तो अंडरग्राउंड वाली दोस्तों क्या होता है, वो ज्यादा महंगी होती है। क्यों महंगी होती है, क्योंकि दोस्तों उसमें ना क्या है, उसमें इंसुलेटर लगा हुआ है, और जो इंसुलेटर होती है ना प्यारे दोस्तों, वो बहुत महंगी होती है ना। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये शब्द जो है ना, ये सटीक नहीं बैठ रहा है, लेकिन फिर भी जो आंसर है वो यही आंसर होगा, वो यही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूत्र, पढ़िएगा दोस्तों इसको, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूत्र फैराडे के इलेक्ट्रोलाइसिस के पहले के नियम को सही साबित करता है। वो दोस्तों आपका M बराबर ZIT, M बराबर ZIT। सुनना दोस्तों ध्यान से, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, क्या दोस्तों, जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ना, उस इलेक्ट्रोप्लेटिंग में सबसे पहले काम क्या होता है, तो जैसे कि चांदी के ऊपर सोने का परत चढ़ाना, या चांदी के ऊपर जस्ते का परत चढ़ाना, ये जस्ते के ऊपर चांदी का परत चढ़ाना, ये जो प्रक्रिया हो रहा है दोस्तों, ये जो प्रोसेस हो रही है, इसी सबको हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। और इस प्रोसेस को कंप्लीट कौन करता है, तो वो है दोस्तों, यही रूल है, इसी रूल के द्वारा दोस्तों क्या होता है, ये हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग कंप्लीट होती है। M क्या है दोस्तों, ये मुक्त हुए पदार्थ का द्रव्यमान, ये क्या है दोस्तों, मुख्य पदार्थ का द्रव्यमान है, यानी कि जो पदार्थ मुक्त होकर के दूसरे पदार्थ में जाकर के चिपक गया है, उसी का दोस्तों ये द्रव्यमान है। Z क्या है, तो ये है दोस्तों आपका रासायनिक तुल्यांक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, रासायनिक तुल्यांक, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। I क्या है, ये है धारा, और T है दोस्तों समय, क्या है इसमें, समय। लेकिन अगर दोस्तों हम इसमें से करंट की बात करें ना, तो हमेशा दोस्तों इसमें डीसी सप्लाई की डिमांड होती है। किसकी, डीसी सप्लाई की। और वोल्टेज कैसा होना चाहिए, निम्न वोल्टेज होना चाहिए दोस्तों। डीसी की वोल्टेज कैसा होना चाहिए, निम्न वोल्टेज होना चाहिए। इस प्रकार से दोस्तों जब आप सप्लाई देंगे तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जैसे कार्य दोस्तों सक्सेस हो जाते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए अगर पूछे कौन सी सप्लाई चाहिए, तो ध्यान रखना दोस्तों डीसी सप्लाई चाहिए, निम्न वोल्टेज वाली सप्लाई चाहिए, है ना। ये सब दोस्तों काम की चीज है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो ये सब आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों ये जो फैराडे देख रहे हैं ना, ये दोस्तों एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जो दोस्तों पूरे टेक्नोलॉजी को ही हिला के रख दिया है इन्होंने। यानी कि जितने भी मोटर हो, जनरेटर हो दोस्तों, चाहे मोटर हो, जनरेटर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, उन सभी में दोस्तों इन्हीं का सबसे बड़ा नियम जो है ना, वो दोस्तों काम करता है। इन्हीं के नियम पर क्या होता है, मोटर चलती है, जनरेटर आपकी काम करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, बड़ा पुराना सा क्वेश्चन है कि एच सीरीज में शामिल किए गए तो कुचालक की तापमान सीमा कितनी होती है। देखिए एच यानी कि एक होता है दोस्तों YAE
FHC है ना, ये है F, H और C। देखिए दोस्तों Y का जो होता है वो होता है 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री, और इसका 105 डिग्री, और E का होता है 120 डिग्री, और B का होता है 130 डिग्री, F का होता है दोस्तों 150 डिग्री, H का होता है 180 डिग्री, और C का होता है 200 से लेकर के 220 से लेकर के 250 डिग्री होता है। कितना 220, 200, 220, 250। ये क्या है, यानी कि सी क्लास का जो आपका इंसुलेटर है इसमें अलग अलग वैरायटी के इंसुलेटर को रखा गया है। और फिर एच क्लास है, इसमें देखिएगा 180 है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एफ में है दोस्तों आपका 150, बी में है आपका 130, इसमें है 120, ए में है 105, और इसमें है 90। तो ये सब दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन ध्यान रखना, जो आप मोटर की रिवाइंडिंग और मोटर की वाइंडिंग के टाइम पे जो इंसुलेटेड पेपर यूज करते हैं दोस्तों, वो किस क्लास का पेपर होता है इसको भी सुन लेना। वो दोस्तों ज्यादातर ना ए क्लास का होगा या फिर वो बी क्लास का होगा, या तो ए का होगा या तो बी का होगा। YEFHC इनमें से दोस्तों किसी भी प्रकार के इंसुलेटर का यूज नहीं किया जाता है ना। देखना, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को इंसुलेट करने के लिए किस सामग्री को सर्वप्रथम स्थान दिया जाता है। दोस्तों ध्यान रखना, ये क्वेश्चन दोबारा छपने वाला है, क्योंकि दोस्तों मैंने देखा यूपीपीसीएल का दोस्तों मैं तकरीबन 10 से 15 दोस्तों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा अलग अलग साल के। उन सभी में दोस्तों उनमें से ज्यादातर दोस्तों ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए दोस्तों ये दोबारा आने वाला है, इसलिए ये ध्यान रख लेना। इंसुलेटर इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में इंसुलेट करने के लिए किस सामग्री को सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, वो दोस्तों आपका माइका है। वो क्या है, माइका है। सुनना, माइका का यूज पता है कहां कहां पर होता है दोस्तों। एक तो होता है आपका इंसुलेटर के रूप में दोस्तों कहां पर, कम्यूटेटर में। कहां पर, कम्यूटेटर में इसका यूज होता है। और दोस्तों माइका का हम कैपेसिटर में भी यूज करते हैं। कहां पर, कैपेसिटर बनाने के लिए भी इसका यूज करते हैं। और तीसरा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक में, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में, ध्यान रखना कहां पर, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में। तो इन तीनों स्थान पर देखिए, कम्यूटेटर में भी, कैपेसिटर में भी, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट को भी इंसुलेट करने के लिए हम माइका का यूज करते हैं। जो इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है दोस्तों वो बहुत अधिक होती है। हवा का भी यूज करते हैं कैपेसिटर बनाने के लिए, वायर का यूज हम करते हैं दोस्तों वाइंडिंग बनाने के लिए, है ना। आपके समय को भी दोस्तों ध्यान में रखते हुए थोड़ा स्पीड से हम चीजों को लेकर चलते हैं। बस कंटेंट मैं आप तक दे रहा हूं, बस उस कंटेंट को आप कैच करना, क्योंकि आप तो मेरे खिलाड़ी हो यार, आप तो मेरे खिलाड़ी हो। आपको बस कंटेंट चाहिए, चाहे कितना स्पीड से कंटेंट क्यों ना दे, आप कैच कर सकते हैं। क्वेश्चन 12 है कि किसी सब सर्किट में, सुनना, किसी सब सर्किट में जो नेटवर्क है ना दोस्तों, कितने वाट तक अधिक लोड लगाने की अनुमति मिली है। वो दोस्तों आपका 3000 वाट। कितना है, 3000 वाट। बड़ा इजी सा सवाल है, इसका आंसर भी इजी होगा। सुनिए दोस्तों, अगर आपके पास हीटर है 30 वाट का, तो आप दोस्तों 100 हीटर लगा सकते हैं। कितने, 100 हीटर। और अगर आपके पास 300 वाट का है तो आप 10 हीटर लगा सकते हैं। अगर आपके पास हीटर जो है ये 300 वाट का है तब आप 1 हीटर लगा सकते हैं। अगर 3 किलोवाट का 1 हीटर है तो भी आप 1 हीटर लगा सकते हैं। इस सब पावर में, सुनना, कहां पर, सब पावर सर्किट में, जो आपका सब पावर सर्किट है, यानी कि 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, है ना। 3000 वाट से अधिक लोड नहीं होना चाहिए, यानी कि उपभोग जो उपकरण है वो कितना भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 3000 वाट से अधिक वाट रेटिंग नहीं जाना चाहिए। और आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना होगा कि इसमें दोस्तों जो पॉइंट होते हैं, है ना, वो पॉइंट कितने होने चाहिए दोस्तों, केवल 2 उपभोग बिंदु होने चाहिए। कितने, केवल 2 उपभोग बिंदु होना चाहिए। यही दोस्तों इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि उपभोग यानी कि 0.2 से अधिक ना हो और वाट रेटिंग 3000 वाट से अधिक ना होने पाए। एवोमीटर एसी के किन किन राशियों को माप सकता है। तो दोस्तों ये वोल्टेज, फ्रीक्वेंसी, किसको, करंट को माप सकती है, वोल्टेज को और प्रतिरोध को, इन तीनों को। यानी कि ए किसको बताता है, ये दोस्तों ए एम्पियर को बताती है। किसको,
एम्पियर को, और V बताती है वोल्टेज को। सुनना, V किसको बता रही है? वोल्टेज को। और जो आपका O है ये दोस्तों ओम मीटर को बता रही है, यानी कि ओम मीटर किसको मापता है? प्रतिरोध को। तो यही हो गया दोस्तों एम्पियर, वोल्टेज और प्रतिरोध, यही है एवोमीटर। इसके अलावा दोस्तों एवोमीटर एक और चेक कर सकता है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए काम आता है, यानी कि ऐसा उपकरण जो प्रतिरोध को माप सकता है ना, वो कंटिन्यूटी भी चेक कर सकता है, ये आप ध्यान रख लेना। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुनना क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि सकरा तथा गहराई युक्त स्थानों में कार्य सफल बनाने के लिए इलेक्ट्रीशियन को किस प्रकार का प्लायर अपने साथ में रखना चाहिए, है ना। एक बड़ा कॉमन सा सवाल आया है और इसका आंसर जो होगा ना वो राउंड नोज प्लायर वाला ही इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन बी कह रहा है राउंड नोज प्लायर। ऑप्शन बी ये हमें दोस्तों ये हमें सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है, अपने आप को फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है कि राउंड नोज प्लायर जो इसका नोज है वो तो राउंड है, लेकिन नोज है ये छोटा है या फिर बड़ा है, ये दोस्तों इसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। लेकिन ए जो ऑप्शन है ये कह रहा है कि नोज कैसा है दोस्तों, नोज लंबा है और लंबा नोज ही हमें चाहिए, क्योंकि सकरा स्थानों में क्या करना है? यूज करना है ना। सकरा स्थान मान लीजिए कोई बहुत गहराई वाला पतला सा स्थान है, उसमें मान लीजिए कोई नट बोल्ट गिर गया उसको उठाना है, या किसी वायर को खींचना है, या किसी वायर को कट करना है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाकी कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज हर समय आपके पास कॉम्बिनेशन प्लायर होगा। इसके द्वारा आप वायर को कट कर सकते हैं, वायर को दोस्तों छील सकते हैं, वायर को आप मरोड़ सकते हैं, तो कई सारी दोस्तों इसमें काम कर सकते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर का नाम दिया गया है। लाइन ब्रूस्टर के रूप में किस डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है? यह दोस्तों एक अच्छा सवाल है। लाइन ब्रूस्टर के रूप में किस युक्ति का, यानी कि किस डीसी जनरेटर का आप उपयोग कर सकते हैं? वो है आपका सीरीज जनरेटर। कौन सी है वो? सीरीज जनरेटर है। सुनना, सीरीज जनरेटर को और किस नाम से जानते हैं तो लिखना दोस्तों, इसको हम वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोस्तों ये क्या है? ये इसका दूसरा नाम है वेरिएबल वोल्टेज जनरेटर। इसका जो पोल होता है, सीरीज जनरेटर का जो पोल होता है दोस्तों, ये इसका जो पोल होता है सेचुरेट होने से पहले जो इसका फ्लक्स होता है दोस्तों वो शंट जनरेटर की तरह नहीं होता, लेकिन जब पोल इसका सेचुरेट हो जाता है तो इसका जो फ्लक्स है ना वो किसके तरह हो जाता है? वो शंट जनरेटर की तरह हो जाता है। और जो आपका सीरीज जनरेटर है, ब्रूस्टर के रूप में इसको काम लेते हैं। जो लॉन्ग फीडर्स होते हैं दोस्तों, डीसी के जो लॉन्ग फीडर्स होते हैं, तो वहां डीसी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यही इसका जो आंसर है ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 है कि कोई इलेक्ट्रीशियन है, सुनना, कोई इलेक्ट्रीशियन है शून्य भार पर ही डीसी सीरीज मोटर को चालू कर देता है, बड़ा बेवकूफ है। बताइए क्या परिणाम हो सकते हैं? दोस्तों परिणाम इतना खतरनाक होगा ना कि सुन करके दिल दहल जाएगा। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर गति सीमा की कोई सीमा नहीं, यानी कि आर्मेचर की गति इतनी हाई हो जाएगी कि उसकी गति सीमा का कोई ठिकाना नहीं रहेगा, आर्मेचर उखड़ करके हाथ में आ जाएगी, है ना। इतना हाई स्पीड से क्या होता है दोस्तों? हाई स्पीड से ये घूमती है, इसीलिए इसका जो प्रयोग किया जाता है ना दोस्तों, इसका जो यूज है वो कहां पर करते हैं हम? इलेक्ट्रिक ट्रेन जो होते हैं दोस्तों, जो इलेक्ट्रिक ट्रेन होते हैं उसके इंजन में इसको लगाया जाता है। ध्यान रखना कहां पर? इलेक्ट्रिक ट्रेन के इंजन में। देखिए रोटर ब्लॉक तो नहीं होगी, मोटर जनरेटर बन जाएगी। बिल्कुल, ये जो मोटर है दोस्तों, डीसी सीरीज मशीन जो है ना, ये क्या हो जाएगी? किस कंडीशन में जनरेटर बनती है? जब आपकी जो ट्रेन है वो ढलान पर चल रही हो, उस समय ये मोटर जनरेटर बन जाती है। फिर पावर को खपत नहीं, पावर को पैदा करने लगती है, और उस पावर को दोस्तों हम क्या कर लेते हैं? स्टोर कर लेते हैं, और इमरजेंसी के समय इसको यूज कर सकते हैं, है ना। मोटर रुकेगी तभी, मोटर देखिए किस कंडीशन में रुकता है, या तो मोटर जाम हो जाएगा शाफ्ट तब, या फिर सप्लाई चली जाएगी तब। तो कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं मोटर के रुक जाने की। शिखर गुणांक का अनुपात क्या होता है? सुनना, जो शिखर गुणांक है ना, ये किसको कहते हैं? किस चिड़िया का नाम है शिखर गुणांक? सुनना दोस्तों, जो शिखर गुणांक है ना, जैसे कि जो आपका अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर एक ऐसी युक्ति है जो एसी पावर डेवलप करती है। मान लीजिए कि वो एसी पावर दोस्तों उत्पन्न कर रही है, जब 90 डिग्री एंगल पर
उसका रोटर जाता है ना, उस कंडीशन में वो क्या होता है कि जो 90 डिग्री एंगल पर रोटर जब पहुंचती है तो उस टाइम पे जो करंट पैदा होती है ना, वो करंट भी अपने शिखर मान पर होती है, यानी कि उस अल्टरनेटर की जितनी कैपेसिटी होती है करंट पैदा करने की ना, उतना करंट पैदा करती है उस टाइम पे जब वो 90 डिग्री पर होती है। तो उस इसीलिए उसको हम शिखर गुणांक के नाम से जानते हैं। और दोस्तों ये पिक गुणांक और आरएमएस मान का ये क्या होता है, रेशियो होता है। पिक मान और आरएमएस मान का ये क्या होता है, अनुपात होता है शिखर गुणांक, जिसको हम पिक फैक्टर के नाम से भी जानते हैं, सॉरी पिक गुणांक के नाम से भी जानते हैं। देखिए जो पिक गुणांक है ना दोस्तों, अगर पिक गुणांक सुनना, अगर पिक गुणांक एक साइकिल एसी का एक पूरा साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद अगर पिक गुणांक का मान 1 है तो दोस्तों पिक गुणांक का मान कितना हो जाएगा, पिक गुणांक का मान कितना हो जाएगा, इसको भाग दीजिए 1.414, यही आपको प्राप्त होगा, तब जाके पिक फैक्टर का मान आपको 1 मिल जाएगा। सॉरी पिक गुणांक का मान कितना होगा, 1.414। दोबारा सुनना कि जो पिक गुणांक है ना, इसका मान कब 1.414 प्राप्त होता है, तब प्राप्त होता है कि मान लीजिए एसी का ये करंट चल रही है, ये अपना एक साइकिल पूरा कंप्लीट कर लेती है और एक साइकिल कंप्लीट करने के दरमियान अगर पिक गुणांक का मान 1 है, पिक गुणांक का मान 1 है, तब इन दोनों का जो रेशियो प्राप्त होगा ना, वो आपको ये प्राप्त होगा 1.414 है ना। और यही क्या कहलाएगा, यही फिर आपको पिक गुणांक कहलाएगा, है ना। पिक गुणांक उसी को कहते हैं। पीवीसी का शुद्धतम रूप क्या होता है, यह है आपका पॉलीविनाइल क्लोराइड। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बड़ा ही दोस्तों बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। यूपीएस का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये एक नया क्वेश्चन आया है दोस्तों, इसको हम डिटेल से समझते हैं। यूपीएस अनस्ट्रप्टेबल पावर सप्लाई, इसका क्या है पूरा नाम होगा। अगर मैं कहूँ इसमें बैटरी कौन सा यूज किया जाता है तो निकल कैडमियम, दोस्तों कौन सा, नोट कीजिएगा, निकल कैडमियम बैटरी इसमें क्या होती है, इसमें प्रयोग की जाती है। निकल कैडमियम बैटरी इसमें यूज किया जाता है और ये एक सेकेंडरी सेल कहलाती है। जो यूपीएस होता है दोस्तों, ये क्या करता है, जब आपकी मेन सप्लाई ऑफ हो जाती है ना, तो ये क्या करता है दोस्तों, 5 माइक्रो सेकेंड से भी कम समय में ये पुनः सप्लाई आपके सिस्टम को देने लगती है ना। पुनः क्या करने लगती है, देने लगती है। एक्चुअल में क्या होता है, यूपीएस के अंदर दोस्तों क्या होता है, एक इन्वर्टर लगी होती है और ये इन्वर्टर क्या करती है, डीसी पावर को ये कन्वर्ट कर रही होती है किसमें, एसी पावर में। और आपको क्या चाहिए, एसी पावर ही चाहिए, है ना। तो एसी पावर ये हमें आउटपुट में देती है। और जो इन्वर्टर है ना, एक्चुअल में इसके अंदर क्या लगा होता है, डायोड लगा होता है। जो डायोड है ना, वही इसको एसी को डीसी में बदल रहा होता है। और ये जो डायोड है ये स्विच के रूप में भी काम कर रहा होता है। किस रूप में, स्विच के रूप में भी काम कर रहा होता है। सुनना, ये क्या करता है, 5 माइक्रो सेकेंड में आपको सप्लाई देना स्टार्ट करता है। फिर आप सोचते होंगे कि 5 माइक्रो सेकेंड में तो हमारी जो उपकरण चल रही है वो बंद हो जाएगी। तो इसके पीछे का दोस्तों लॉजिक क्या है, उसको सुनिए दोस्तों। जितने भी आजकल उपकरण बन रहे हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट उनके अंदर लगा होता है। जैसे एलईडी बल्ब है, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक का प्लेट लगा होगा। मोबाइल जो मदरबोर्ड होता है वो भी इलेक्ट्रॉनिक का ही एक पार्ट है। लैपटॉप, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। कंप्यूटर, उसके अंदर भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट होता है। ये जो बोर्ड देख रहे हैं इसके पीछे भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट लगा हुआ है। जितना भी इलेक्ट्रॉनिक का पार्ट जिसमें लगेगा उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी लगे होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो TRR होता है दोस्तों, वो 5 माइक्रो सेकेंड से कम होता है। TRR कितना होता है, 5 माइक्रो सेकेंड से कम होता है। और जैसे ही आपका ये सिस्टम 5 माइक्रो सेकेंड, कहने का क्या मतलब है कि अगर आपकी मेन सप्लाई चली जाएगी ना, फिर भी उपकरण जो होंगे ना, उस उपकरण में जो डायोड वगैरह लगे होंगे वो डायोड 5 माइक्रो सेकेंड बाद ऑफ होते हैं, सप्लाई चले जाने के बावजूद भी। तो जैसे ही बंद होने की स्थिति में वो होते हैं, वैसे ही आपका यूपीएस क्या करता है, 5 माइक्रो सेकेंड में पुनः सप्लाई भेज देता है, तो फिर से वो रनिंग में आ जाते हैं। और ये प्रोसेस किसके माध्यम से होता है, ये डायोड के माध्यम से होता है। डायोड एक स्विच की तरह काम करता है जो 5 माइक्रो सेकेंड के अंदर, है ना, 5 माइक्रो सेकेंड के अंदर ये पुनः सप्लाई देने लगती है आपके सिस्टम को और आपका सिस्टम लगातार चलता रहता है। ऐसा दोस्तों इतना पावरफुल ये स्विच क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है, सुनना, इसके अंदर जो डोपिंग की जाती है ना, वो दोस्तों गोल्ड की या फिर प्लेटिनम की
किसकी, गोल्ड की या फिर प्लेटिनम की जाती है डोपिंग, इसीलिए दोस्तों इसका स्विचिंग टाइम इतना हाई होता है ना। तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, बुखोल्ज रिले किस युक्त में लगने वाली रिले होती है। जो आपकी बुखोल्ज रिले है ना, ये किस युक्त में दोस्तों लगाई जाती है, ये लगाई जाती है आपकी परिणामित्र में, किसमें, ट्रांसफॉर्मर में लगाई जाती है। देखिए ट्रांसफॉर्मर का जब ऑयल है दोस्तों हीट होता है, देखिए ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है ना ये हीट होता है किस कंडीशन में, ओवरलोड की कंडीशन में। जब भी ऑयल हीट होगी तो इसमें से क्या होगा दोस्तों, विभिन्न प्रकार की गैस उत्पन्न होने लगती है। क्या होती है, विभिन्न प्रकार की इसमें से गैस उत्पन्न होने लगती है। और इस गैस में से 70% गैस हाइड्रोजन की होती है। कौन सी गैस होती है, 70% हाइड्रोजन गैस होती है। और ये हाइड्रोजन गैस प्रेशर के साथ बाहर निकल रही होती है। और जिस रास्ते से निकलती है ना उसी रास्ते में दोस्तों इस बुखोल्ज रिले को लगा दिया जाता है। फिर ये बुखोल्ज रिले टन टनाटन घंटी बजाने लगती है। ये क्या है, एक प्रकार का दोस्तों ये आपको संकेत देती है, घंटी बजाकर संकेत देती है, जिससे ऑपरेटर को पता चल जाता है कि या तो ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो गया है या फिर ट्रांसफार्मर का जो ऑयल है वो ओवरहीट हो गई है। फिर ऑपरेटर ट्रांसफार्मर को बंद कर देता है। जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है इसमें दोस्तों रिएक्टेंस रिले लगाई जाती है। कौन सी, इसमें रिएक्टेंस रिले, या फिर दोस्तों एक और रिले होती है जिसको क्या कहते हैं हम, महो रिले। रिएक्टेंस रिले या महो रिले लगाई जाएगी। और मोटर में कौन सी रिले होती है, तो इसमें दोस्तों ओवरहेड रिले, कौन सी, ओवरहेड रिले इसमें लगाई जाती है ना। तो ओवरहेड रिले ओवरलोड रिले कौन सी होगी, ओवरलोड रिले इसमें लगाई जाती है ना। ओवरलोडिंग की कंडीशन में ये काम आती है। और ट्रांसमिशन लाइन में रिएक्टेंस या महो रिले और परिणाम मित्र में बुखोल्ज रिले का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का सेशन का 20 क्वेश्चन, जिसका शानदार सॉल्यूशन आपके नोटबुक तक पहुंच गया है। मुझे उम्मीद है आपको दोस्तों ये क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। और जो कंटेंट मैं आपके लिए तैयार करके लाया था ना वो भी कंटेंट आपको पसंद आया होगा। तो बिल्कुल दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कल फिर से लौट कर आइए, इसका दूसरा पार्ट लेकर हम बहुत जल्द आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कंटेंट पसंद आया हो तो चैनल को, इस वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए कल फिर से मिलते हैं एक नए कंटेंट और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।